नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट तक पे। और दोस्तों, हमने जो HSSC की है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की है ना, आज मेरी पहली क्लास है और हर रोज है ना मैं आप लोगों को ना HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम जो भी ऑनलाइन पेपरों में आए हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में ऑफलाइन पेपरों की तो किताबें बहुत छप चुकी हैं, बट ऑनलाइन पेपर जो हुए हैं उनका इतना मैटर नहीं मिल रहा है। तो उनका मैं हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को मैं डिटेल में करवाऊंगा। तो ये देखते हैं, क्योंकि मेरे पास में दोस्तों हरियाणा जीके के हरियाणा के है ना जो ऑनलाइन पेपर हुए है ना वो मैंने निकलवाए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा है, करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है दोस्तों पानीपत के, क्वेश्चन नंबर 1 है पानीपत के खालिस्तान युद्ध में, पानीपत के खालिस्तान युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया। अफगानों ने मराठों को पराजित किया। ठीक है, पानीपत के कौन से युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे थे? पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या था? चौथा। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था ना, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और जो मराठों के बीच में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें है ना अफगानों ने मराठों को पराजित किया था। बट हम अब है ना हम डिटेल में ना पानीपत के तीनों युद्ध पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से थे। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था ना वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये पानीपत का पहला युद्ध? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को। ये आपको याद रखना है। तो बाबर ने है ना इस पानीपत के पहले युद्ध में ना तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है। और जो तोप है ना, तोपों का प्रयोग भी पानीपत के पहले युद्ध में हुआ था, मुगलों ने किया था। ठीक है, तो तोपों का प्रयोग भी है ना भारत में कब किया था? तोपों का प्रयोग, ठीक है। तोपों का प्रयोग भी इसी युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में ना बाबर का एक सेनापति मारा गया था, उसका नाम याद रखना, उसका था संगार। संगार था, बाबर का एक सेनापति था, वो मारा गया था। HSSC ने एक बार पूछा ये, बट आगे भी पूछ सकती है। तो अब है ना इब्राहिम लोदी का एक परम मित्र था। कौन था? ग्वालियर का शासक। ग्वालियर का शासक था, वो भी इस पानीपत के युद्ध में विक्रमजीत, वो भी इस पानीपत के युद्ध में मारा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दिल्ली के लिए दरवाजे खोल। इब्राहिम लोदी की हार का कारण क्या पता है क्या था? यहाँ की जो लोकल जनता थी ना उसमें असंतोष की भावना फैली हुई थी, इसी वजह से ये हारा था। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध हमने कर लिया। पानीपत का दूसरा युद्ध, ये दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ना अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब हुआ था अकबर और हेमू के बीच में? ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, हेमू है ना, हेमू दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला है ना अंतिम हिंदू सम्राट था। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन था? हिंदू। दिल्ली की गद्दी पर हेमू अंतिम वो था, सम्राट था। ठीक है, हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ये बैठा था दोस्तों 7 अक्टूबर 1556 को। ठीक है, 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ना दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो हेमू के बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। हेमू कहां का शासक था? हेमू रेवाड़ी का शासक था। कहां का था? रेवाड़ी का शासक था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हेमू का जन्म कब हुआ था? 1501 में है ना हेमू का जन्म हुआ था दोस्तों, अलवर जिले, राजस्थान के अलवर जिले के गांव में। परंतु है ना 1514-15 के आसपास, 1516 के आसपास है ना ये इसके पिताजी है ना रेवाड़ी में आके बस गए थे। उसके बाद मैंने रेवाड़ी में इसकी शिक्षा हुई है, रेवाड़ी में इसका सब कुछ बीता है। ठीक है,
तो हेमू को HSSC रेवाड़ी मानती है दोस्तों। हमें HSSC के अकॉर्डिंग चलना है, HSSC हमें पंगा नहीं लेना है। HSSC से पंगा लेंगे तो HSSC हमें उलझा देगी। तो क्या करना है हमें, हेमू कहां का सकता है, रेवाड़ी का, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हेमू के हाथी का नाम क्या था, हेमू के हाथी का नाम था दोस्तों हवाई, ठीक है। एक मेरे पास क्वेश्चन सेंड किया था संजय ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेंड किया था। हेमू ने ये पूछा था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो था राम प्रसाद, जिसको अकबर पकड़ ले गया था आगरा में। जो हल्दी घाटी का युद्ध था ना, उसमें अकबर उसको हाथी को पकड़ ले गया था आगरा में, और है ना उस हाथी ने ना खाना पीना भी छोड़ दिया दोस्तों, इतना वफादार हाथी था वो, और वहीं पे उसने प्राण त्याग दी थी आगरा में ही। और जो महाराणा प्रताप था उसके घोड़े का नाम आप सभी को पता होगा, चेतक है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था नटरंबा, ये भी आपको याद रखना है। और महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था, पवन नाम था। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, उसका नाम था मन्नू, ठीक है। और जो ये अपना ये हेमू है ना, हेमू के हाथी का नाम क्या था, हवाई था, ठीक है। ये मैन आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी का ये क्वेश्चन था, पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में। तो तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को, संक्रांत वाले दिन। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, उसी दिन हुआ था ये युद्ध। हरियाणा में तो ऐसे घमासान हुए हैं, ठीक है। तो 14 जनवरी 1761 को ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अफगानिस्तान कौन सा, अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली। इसको क्या बोलते हैं अहमद शाह अब्दाली को, उर्फ दुर्रे दुरानी, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रे दुरानी, शहंशाह अफगानिस्तान, इसको इस उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। जो पानीपत मूवी है ना, उसी में मैंने देखा था ये भी, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस किसके बीच में था, मराठों के बीच में, ठीक है, मराठों के बीच में हुआ था। परंतु दोस्तों इसमें एक गलती हुई थी। सदाशिवराव भाऊ है ना, सदाशिवराव भाऊ एक बहुत ही है ना अच्छे योद्धा थे, परंतु इस युद्ध में है ना सेनापति है ना, इन्होंने विश्वासराव को बना दिया था। इनके जो पेशवा पद है ना वंशानुगत हो गया था, तो उसी वजह से नहीं इन्होंने विश्वासराव को बना दिया था। क्योंकि जो पानीपत मूवी है ना, वो आप लोग देखना अच्छे से, उसी में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि इसमें कैसा क्या हुआ था, ठीक है। तो ये थे पानीपत के तीसरे युद्ध। तो दोस्तों एक पानीपत का चौथा युद्ध भी था जो इतिहास में नहीं है। अगर HSSC से कभी भी पूछे ना पानीपत में कितनी लड़ाई हुई थी, तो आपको टिक करना 3 लड़ाई हुई थी, ठीक है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज बता देता हूं, पानीपत में है ना 1390 में है ना एक युद्ध हुआ था, जो इतिहास में इतना है ना पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। पानीपत में 1390 में एक युद्ध हुआ था, ये दिमाग में रखना आप लोगों को। अगर HSSC से कभी भी क्वेश्चन देना पानीपत में कितने युद्ध हुए थे, तो आपको 3 ही टिक करना है, 4 नहीं करना। बट ये युद्ध है ना इतिहास में ज्यादा गिना नहीं जाता, इसीलिए 1390 में एक युद्ध हुआ था, मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, ऐसे दिमाग में रखना है ये, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन कौन सा है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान में मोहम्मद गोरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता था, हरियाणा के क्षेत्र को जीता था। कौन सी लड़ाई में जीता था भाई, बताओ। अरे कौन सी लड़ाई में जीता था मोहम्मद गोरी, तराइन की लड़ाई नहीं हुई थी। ऑप्शन दे रखे इन्होंने भी, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई, तराइन की चौथी लड़ाई, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो तराइन की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1191 में हुई थी तराइन की पहली लड़ाई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, ठीक है। किस किस के बीच हुई थी, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये आपको याद रखना, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट
सेकंड, तृतीय, फोर्थ ऐसे दिया हुआ मिल गया ना, तो फिर तो फिल्टर पर फट जाएंगे, सीधी बात है। अच्छा से सीधे धमाके करने के लिए जानी जाती है, उसके बाद रटते फिरोगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये याद रखना है, ठीक है। और हाथी का किला किसने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। वो बनवाया था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने, ये आपको अच्छे से याद रखना, वो द्वितीय ने बनवाया था हाथी वाला। और ये कौन सा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अब सुनो, इसमें क्या हुआ था पहली लड़ाई में, पहली लड़ाई में ना मोहम्मद गौरी की बहुत भयंकर वाली हार हुई थी। इसमें है ना, अब कभी क्वेश्चन ज्यादा डीप दे दे कि मोहम्मद गौरी के है ना 2 दांत किसने तोड़े थे, कि मोहम्मद गौरी के 2 दांत किसने तोड़े थे, तो मोहम्मद गौरी के 2 दांत है ना गोविंद ने तोड़े थे, ठीक है। गोविंद पृथ्वीराज चौहान का सेनापति बोल लो, या एक दिल्ली का शासक था वो बोल लो, या साथ लड़ने वाला शासक बोल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। गोविंद ने तोड़े थे, ये भी एक बहुत बड़ा शासक था गोविंद, ठीक है, बहुत बड़ा योद्धा था। इसने मोहम्मद गौरी के 2 दांत तोड़ दिए थे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था, नाट्यरंबा, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहां थी, अजमेर में, ठीक है। चौहान वंश की उत्पत्ति कहां से बताई गई है, बताओ, चौहान वंश की उत्पत्ति कहां से बताई गई है, अग्निकुंड से, ठीक है। चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई गई है, अग्निकुंड से बताई गई है। और जो इसी के अंदर है ना, पृथ्वीराज रासो पुस्तक, पृथ्वीराज रासो, भाई ये रासो क्या थी, ये तो रासो ही था, ये तो पूरा रासो ही था, रासा ही था। पृथ्वीराज रासो के पुस्तक को किसने लिखा था, बताओ, पृथ्वीराज रासो की पुस्तक को ने, इसके जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था, चंद्रबरदाई, उसने लिखा था। चंद्रबरदाई चारण है पूरा नाम था इसका, ठीक है, चंद्रबरदाई चारण, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है, इसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो पुस्तक को ना पूरा किसने किया था, ये तो इसको पकड़ के ले गया था, पर इसके तराइन की दूसरी लड़ाई होगी ना, उसके बारे में बताऊंगा मैं, थोड़ी रुको, थोड़ा पैसेंस बनाए रखो। जो चंद्रबरदाई ने ना ये पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी, इसको पूरा किसने किया था, चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने, चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था इसको, ठीक है। अब बात करते हैं तराइन की दूसरी लड़ाई की। इसमें तो ये हार के भाग गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। पहली लड़ाई में विजयी कौन हुआ था, पहली लड़ाई में हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ था पहली लड़ाई में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, सॉरी, तराइन की सेकंड बैटल कब हुई थी, ये हुई थी 1192 में। ये हार को ज्यादा दिन पचा नहीं पाया, किस किस के बीच हुई थी, यही मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय, गौरी वर्सेस तृतीय, चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुई थी ये लड़ाई। इस लड़ाई में जीतता कौन, मोहम्मद गौरी जीतता। अब की बार मार गए बाजी गौरी, इन्होंने इसके जो प्रमुख सेनापति था उनको कर दिया था, खत्म कर दिया था इस लड़ाई में। और इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बताते हैं कि उसमें तो ना पृथ्वीराज में तो ऐसा लिखा हुआ है कि इनको ना वहां पकड़ के ले गया था ये, और वहीं पे ना इसने चंद्रबरदाई ने एक श्लोक सुनाया था, श्लोक के बेस पे ना उसने ना कोई बाण चलाया था, उसके बाद ना गौरी को भी मार दिया था इसने। क्योंकि बुक में तो भाई ये तो अपनी खुद की वही बात है, खुद की भाई काका लिखनिया, तो वो ये तो कुछ भी लिख सकते थे भाई, ये बात है ना। तो इतिहास तो इन्होंने पता नहीं कैसे लिख दिया, कुछ लिख दिया। तो ये लड़ाई हुई थी 1192 में, दिल्ली का दरवाजा भी खुल गया था। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार है ना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, ऑप्शन पानीपत में आ जाएगा। बट आपको क्या करना है, दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार की बात आए तो आपको करना है तराइन या तरावड़ी, ठीक है, या करनाल। अब आ जाओ तीसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई की इतना ही याद रखना आपको, 1215 में हुई थी, 1215-16 में पानीपत की इसकी तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, फरवरी 2019 में आयोजित, फरवरी 2019 में
महाराष्ट्र थीम राज्य था। किसमें था भाई महाराष्ट्र थीम राज्य? ये था सूरजकुंड के मेले में, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में। ठीक है। और जो देखो, ये तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की बात होगी। तो सूरजकुंड का जो मेला था ना, वो शुरू कब हुआ था? सूरजकुंड का मेला था ना 1987 में शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है, बंसीलाल के प्रयासों से शुरू हुआ था। ठीक है, बंसीलाल जी का योगदान बताते हैं। जो अब की बार जो सूरजकुंड मेला था ना, जो 2020 का, हमें ये याद रखना है, 2020 का जो फरवरी में हुआ था सूरजकुंड मेला, उसमें है ना पार्ट जो थीम जो राज्य था ना, वो कौन सा था? वो था हिमाचल प्रदेश। और कंट्री कौन सा था? देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान। ये था। और जो हिमाचल प्रदेश है ना दोस्तों, ये तो पढ़ लिया हमने कि 2020 में था ये। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि 2020 में था। ये इससे पहले कब बना था थीम राज्य? ये बना था 1996 में। कब बना था थीम राज्य? 1996 में बना था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा भाई? हरियाणा के शूटिंग चैंपियन मनु भाकर ने, मनु भाकर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा। मनु भाकर पहले तो ये याद रखो कि ये है ना 10 मीटर एयर शूटिंग की खिलाड़ी है। एयर राइफल। ठीक है, 10 मीटर की ये शूटिंग की खिलाड़ी है। इसका जन्म कहां हुआ था? गोरिया में। ये गांव कहां पड़ता है? झज्जर जिले में। ठीक है, और इसी के साथ है ना गौरी शोराण भी है। गौरी शोराण है, ये भी शूटर है। इसका जन्म कहां हुआ था? इसका जन्म यहां कहां हुआ था? भिवानी जिले में। इसका जन्म कहां हुआ था? भिवानी जिले में हुआ था। भिवानी जिले का कौन सा गांव? गागड़वास। गौरी शोराण का जन्म कहां हुआ था? गागड़वास जिले में। इनके फैमिली से संदीप एसडीएम है, कौन कौन जानता है कमेंट कर दो। ठीक है, संदीप एसडीएम को, जो कि एक बहुत ही ईमानदार छवि के नेता हैं। ठीक है, ये मनु भाकर के बारे में था। और ये गौरिया झज्जर से थी और गौरी शोराण भिवानी गागड़वास से है। ठीक है, गागड़वास गांव है भिवानी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा, क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा अन्य निकायों के प्रयासों से किस सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई है जिसका लक्ष्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी विभिन्न मार्शल आर्ट और लोक कथाओं को बढ़ावा देना है? ये कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, कौन सा है? कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव। ये कहां बनाया जाता है? ये नाहर सिंह पैलेस है ना, नाहर सिंह पैलेस का बल्लभगढ़, फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये जो किला था ना, ये जो दोस्तों, एक बार मार्कर में इंक डाल लेता हूं थोड़ी सी। ये जो अपना कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव है ना, ये नारसिंह पैलेस में मनाया जाता है। नारसिंह के किले को ना किसने बनवाया था? नारसिंह के किले को आप लोगों को याद रखना, बल्लू ने नारसिंह के किले को बनवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये यही मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। अब आ गया अगला क्वेश्चन, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रबरदाई खालिस्तान नामक रचना के कारण
हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि बन गए? किस रचना के कारण? चंद्रप्रदायी। कौन सी रचना की थी भाई चंद्रप्रदायी ने? मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज रासो रचना की थी। ऑप्शन दे रखे इसमें, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये किसने लिखी थी? चंद्रप्रदायी ने। इसको पूरा किसने किया था? जलहर ने। ठीक है, चौहान वंशों के बारे में लिखा गया है। चौहान वंशों की उत्पत्ति इसी किताब में कहां से बताई गई है? अग्निकुंड से। ठीक है, चौहानों की है ना राजधानी कौन सी थी? अजमेर। ठीक है, ये फैक्ट है, कुछ याद रखने हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? शमसूल। हरियाणा के एक उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और शमसूल उलेमा का खिताब जीता। उसकी रचना मुद्दसे हाली को भावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। उस कवि का नाम बताएं। तो ये बात कर रहा है भाई अल्ताफ हुसैन वाली के बारे में। अल्ताफ हुसैन अली, उसी की तो रचना थी ये हाली, जिसके लास्ट में आ रखा। इसका जन्म कब हुआ था भाई? जन्म बताओ। 1837 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 1914 में हुई थी। जो शमसूल उलेमा ना, शमसूल उलेमा, इसकी उपाधि कब दी गई थी? 1904 में दी थी। किसने दी थी ये 1904 में उपाधि? अंग्रेजों ने दी थी। ये जो है ना, ये अल्ताफ हुसैन हाली, ये ना उर्दू का भी जानकार था, अंग्रेजी का भी जानकार था, अरबी का पता नहीं इसको कितनी लैंग्वेज आती थी। और अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पे ना हाली पुस्तकालय बनाया गया है यहाँ, कहां पे? पानीपत में ही। ठीक है, और अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का क्या नाम था? मिर्जा गालिब। गालिब की शायरी है, किसने पढ़ी है? ठीक है, सादुल्ला ऑप्शन में दे रखा है, एक सादुल्ला दे रखा है। सदुल्ला, सदुल्ला के बारे में आपको मैं बता दूं, ये एक प्रसिद्ध सांगी था। ठीक है, सदुल्ला के बारे में याद रखना है, प्रसिद्ध सांगी था। मिर्जा गालिब ऑप्शन में दे रखा था, मिर्जा गालिब इसका गुरु था, मैंने बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में इतना ही था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा, नेकीराम शर्मा की बात कर लेते हैं भाई। भिवानी से खालिस्तान नामक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। जो नेकीराम शर्मा था ना, इन्होंने कौन सा समाचार पत्र किया? हिंदी में। ठीक है, हिंदी में कौन सा शुरू किया? संदेश। अगर संदेश समाचार पत्र की भाषा कभी पूछ ले, बुक्स में तो है ना उर्दू दिया हुआ है, और एचएसएससी क्या मानती है? हिंदी मानती है, क्योंकि एचएसएससी काम ही हमेशा ऐसे उल्टे करती है। तो ठीक है, बुक्स में दिया हुआ। कल है ना एक दोस्त है ना, एक जगह बहस कर रहा था, बोला चना कहाँ होता है? मोटे अनाज। तो मैं भिवानी बता रहा था उसको, तो वो बड़ा सर बुक्स में तो शीर्षा है। बाद में नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बुक्स का पढ़ो, बुक्स का। अरे बुक्स में तो ये संदेश दे रखा उर्दू में है, बहुत सारी 90% बुक्स में दे रखा है उर्दू में है, और एचएसएससी मानती हिंदी में है। बताओ कौन सा पढ़ोगे? ठीक है, तो इन्होंने नेकीराम संदेश था, ये था साप्ताहिक पत्र। ठीक है, साप्ताहिक था। तो अगला क्वेश्चन है, अस्सीगढ़ के किले को खालिस्तान का किला भी कहा जाता है। अस्सीगढ़ के किले के बारे में बात कर लेते हैं। अस्सीगढ़ का किला या हांसी का किला बोल दो। ठीक है, यह एचएसएससी ने एक बार दिया तलवारों का किला। तलवारें बनती थी इसमें, तलवारों का किला। ठीक है, इसको ये बोल, इसको बनवाया किसने था? ऑप्शन दे रखे हैं, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसने बनवाया था? द्वितीय ने बनवाया था इसको। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। नादिर शाह ऑप्शन दे रखा है। नादिर शाह का संबंध किससे था? करनाल के युद्ध में था। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। ठीक है, 1739 में है ना, रेवाड़ी का एक शासक था गढ़ी बोलने का, वो भी मारा गया था इसी में युद्ध में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हेमू के बारे में मैं बता चुका, हर्षवर्धन वर्धन वंश का संस्थापक था। ठीक है, जिसका जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आगे पढ़ते हैं भाई, और फैक्ट कौन कौन से हैं। हरियाणा में स्थित खालिस्तान की श्रेणी के उत्तर छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं। हरियाणा के उत्तर में, उत्तर की बात कर रहा भाई, पहाड़ियों की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तर में चट्टानी पहाड़ियां और टीले किसके देखने को मिलते हैं भाई? शिवालिक के देखने को मिलते हैं, शिवालिक की। उत्तर में तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व में, ठीक है। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में कितने प्रतिशत एरिया पर हैं? ये है 1.67% हिस्से पे। कभी ऑप्शन में आ जाए तो 1.67 ही करना, ठीक है। एक बालक बहस कर रहा था, बोला सर ये नहीं होता, वो 1 पॉइंट पता नहीं कितना बता रहा था, 2.96 पता नहीं कितना बता रहा था, ठीक है। और हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां कितनी है? अरावली की पहाड़ियां कितने परसेंट हिस्से पे हैं? ये है 3.09% हिस्से पे। अरावली की पहाड़ियां सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? ये आपको याद रखना, गुरुग्राम में है, ठीक है। और ये जो शिवालिक की पहाड़ियां कौन से जिले में है सबसे ज्यादा? पंचकुला में है। पंचकुला में है ना। मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है, जो करो चोटी है उसकी, ठीक है। अच्छा, शशि हिंदी में कभी कारो लिख देती है, कभी करो लिख देती है, कुछ भी लिख सकती है। कभी अरावली की पहाड़ियां हैं जो दक्षिण हरियाणा में, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में कौन सी है? डोसी की पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, शशि ने डाची भी लिख देती है, ठीक है। अच्छा, शशि डाची भी लिख देती है। तो अच्छा, शशि का कुछ भी आओ, इंग्लिश मीडियम वर्जन देख लेना आप, डोसी, डाची, डोसी, जो भी लिखा हुआ मिले। डोसी की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है, ठीक है। नारनौल से 9-10 किलोमीटर ये दक्षिण पश्चिम में पड़ती है डोसी की पहाड़ी, आपको याद रखना है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की है। और जो ये है ना शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला जिले में ना, मैंने 2-3 बार बता चुका क्विज में भी, अंबाला जिले में 0.20% है। ये थोड़ा अलग फैक्ट है, ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है? देखो, हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी, हरियाणा से राजस्थान में कौन सी नदी जाती है? घग्गर नदी जाती है, ठीक है। घग्गर नदी के बारे में मैंने ट्रिक क्या बताई थी, बताओ, याद है? घर में कल की डांग छिड़ी हुई है, ठीक है। घर से क्या बन गया? घग्गर नदी। कल से क्या बन गया? कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। डांग से क्या बन गया? डागसाई से निकलती है। ये कहां से निकलती है? डागसाई से। कितने मीटर? 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है डागसाई से, ठीक है। घग्गर नदी को राजस्थान पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता था? घग्गर आकड़ा नदी, घग्गर हाकड़ा नदी। घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? कालीबंगा, कालीबंगा बसा हुआ है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जहां से क्या मिला है? जहां से क्या मिले हैं बताओ? कौन कौन से कच्चे घर मिले हैं? जहां से कालीबंगा से चूड़ियां भी मिली हैं, बंगल्स मिली हैं, इसीलिए इसको बंगा बंगा बोला जाता है। यहां से लिपस्टिक के भी मिले हैं साक्ष्य, ठीक है। ये आपको याद रखना है घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी पे सिरसा जिले में ओटू नामक स्थान पर विराज बांध बनाया गया है, जो कि रेत निर्मित बांध है, ठीक है। और घग्गर नदी के ऊपर है ना, अगला कौन सा नदी है? लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सन्निहित सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह, देखो, सन्निहित सरोवर, सन्निहित सरोवर के बारे में लिखा है। तो क्या लिखा सन्निहित सरोवर? यहां 7 नदियों का संगम था। क्या था? बताते कि 7 नदियों का संगम था।
और सरस्वती और मारकंडा नदी का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सरस्वती और मारकंडा नदी का संगम कहां था? सरस्वती प्लस मारकंडा, ये कहां मिलती हैं? ये सनीसा झील में मिलती हैं। कहां पे? ये सनीसा झील करनाल कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पे है, इसको कुरुक्षेत्र बोल देते हैं हम, ठीक है। इसी के पास है ना कौन सा है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि कैथल जिले में पड़ता है। ये कब बना था? 1988 में बना था, ठीक है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का एरिया कितना है? 4452, ठीक है, एकड़ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सरस्वती और मारकंडा कौन सी जिले में मिलती है? सनीसा जिले में मिलती है। और आगे क्या लिखा? सरस्वती और यमुना नदी। सरस्वती और यमुना नदियां भी मिलती थी क्या? कमेंट करके बताओ। सरस्वती और यमुना नदियां भी मिलती थी क्या कभी? मिलती थी जरूर। कहां पे मिलती थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहां पे? इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। ये नाम बदल दिया ना, इस गवर्नमेंट ने नाम बदलने पे जोर दिया हुआ है। तो इलाहाबाद और प्रयागराज में कौन सी मिलती थी? गंगा, जमुना, सरस्वती। ठीक है। बट आप लोग ये सोचो कभी कि सरस्वती नदी का है ना अपवाद तंत्र किस साइड है? पश्चिम की साइड है। हरियाणा का मैप देखोगे ना तो पश्चिम में बहती थी ये नदी, बट ये नदी पश्चिम में राजस्थान से घूम के है ना पूरा वहां जाती थी यूपी के इलाहाबाद में। ये देखो, एक बड़ी आश्चर्य की बात है पुराने समय की। आजकल तो ये नदी सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। सरस्वती नदी कहां से निकलती है? सिरमौर की पहाड़ियों से, ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से। हरियाणा में ये प्रवेश कहां से करती है? आदि बद्री से। आदि बद्री कहां पड़ता है? यमुनानगर में, ठीक है। यमुना नदी कहां से निकलती है? बंदरपूंछ की चोटी से। कितने मीटर से? 6330 मीटर की ऊंचाई से। हरियाणा के कितने जिलों में बहती है यमुना नदी? 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिलों में बहती है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। हरियाणा में ये प्रवेश कहां से करती है? कलेसर से। और निकलती कहां से ये नदी हरियाणा से बाहर? ये निकलती हसनपुर से। हसनपुर कहां पड़ता है? पलवल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई याद करना 25-25 मीटर है, ठीक है। ये नदी, गंगा नदी हरियाणा भारत की सबसे मतलब लंबी नदी है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी लंबाई कितनी है? 6690 मीटर, 6690 किलोमीटर होगी, ठीक है। नील नदी ये कहां से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से। कहां जाके गिरती है? भूमध्य सागर में, ठीक है। नील नदी के बारे में कुछ फैक्ट याद कर लो, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी। आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? बड़खल झील और सूरजकुंड झील खालिस्तान में। अरे बड़खल और सूरजकुंड है, दोनों झील कहां? फरीदाबाद में है, ठीक है। बड़खल, इसको किसने बनवाया था? तोमर वंश के राजा ने। किसने? अनंगपाल तोमर में। मैंने एक दिन फेसबुक पे क्वेश्चन डाला था कि अनंगपाल तोमर को ना, तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर को हरा के है ना, नहीं, क्वेश्चन मैंने ऐसे डाला था कि चौहान वंश के राजा गुरु गुग्गा ने किसको, हरियाणा के किस शासक को हरा के ना दिल्ली तक कब्जा कर लिया था? वो था दोस्तों अनंगपाल तोमर, ठीक है। इसको हरा के है ना गुरु गुग्गा ने यहां तक कब्जा कर लिया था, ठीक है। हांसी वगैरह भी उसके अंडर में आती थी। चौहान वंश की जो प्रतापी राजा था गुरु गुग्गा, उसी के अंडर में आती थी, ठीक है। हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है। इसका मतलब है हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा। देखो, एक सदनीय, एक सदनीय विधानसभा क्या है कि हरियाणा में है ना एक सदनीय विधानसभा क्या है कि हरियाणा में है ना, मतलब एक सदनीय विधानसभा है। द्विसदनीय विधानसभा कहां है? द्विसदनीय, इसकी ट्रिक है, आम बिकते हैं यूपी में,
ऐसे क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। मैं से क्या बन गया? महाराष्ट्र। बी से क्या बन गया? बिहार। कैसे क्या बन गया? कर्नाटक। तैसे क्या बन गया? तेलंगाना। यूपी से क्या बन गया? यूपी। हम से क्या बन गया? मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले 7 थे, अब 6 हैं, जिनमें द्विसदनीय विधानसभा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 370 हटा दी ना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश नहीं है भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये याद रखने हैं। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का खालिस्तान कम सीटों वाला। भाई पंचकुला में सबसे कम सीटें विधानसभा की। पंचकुला में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? बताओ। पंचकुला विधानसभा की 2 सीटें हैं। और चरखी दादरी में कितनी है? चरखी दादरी में भी 2 सीटें हैं। ठीक है, हरियाणा का चरखी दादरी से, हरियाणा का जो 2014 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें सबसे युवा एमएलए था। युवा एमएलए कौन था? सुखविंदर मांडी। कौन सी पार्टी से था? बीजेपी से था। ठीक है, और वर्तमान में युवा एमएलए कौन है? बताओ कमेंट करके। इसको भी नहीं जानते क्या बे? दुष्यंत चौटाला। इसकी पार्टी कौन सी है? जेजेपी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पहले चप्पल था, वर्तमान में क्या है? ताला है क्या? ताला ताली है क्या? ठीक है, चरखी दादरी में 2 सीटें कौन सी हैं? चरखी दादरी और बाडड़ा हैं। और जो पंचकुला में कौन सी? कालका और पंचकुला है। आगे कौन सा है क्वेश्चन देखते हैं। पीपल का पेड़, कौन सा क्वेश्चन दे रखा भाई? पीपल का पेड़ या बो का पेड़? पीपल या बो का पेड़? भाई अच्छा शशि का भी ये हिंदी दे देना। बो का पेड़ तो ये है ना, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। तो राजकीय खेल कौन सा है हरियाणा का? कौन सा बताओ? कुश्ती। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। ठीक है, और राज्य पशु कौन सा है? काला मृग या काला हिरन? ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। ठीक है, और जो अगर कभी पूछ ले अच्छा शशि कि अपना जो अच्छा शशि धमाके करने के लिए जाने जाते, एक बार है ना गुजरात की साक्षरता दर पूछ ली थी अच्छा शशि ने। बताओ गुजरात का काम क्या है? गुजरात की साक्षरता दर एक बार अच्छा शशि ने पूछी हुई है पेपर में, अवेयर रहना। अगर पूछ लेते कि ये जो राजकीय खेल है ना, ये पूछ ले राजस्थान का कौन सा है, क्योंकि हरियाणा के नजदीक लगता ना। पंजाब का तो क्या पता रट भी लेंगे, राजस्थान का पूछ ले तो राजस्थान का कौन सा? बास्केटबॉल है। ठीक है, और राजकीय अगर इसका किसका? राजस्थान का पूछे ना, राजस्थान का राजकीय पेड़ पूछे, पेड़ कौन सा है? खेजड़ी है। अरे जिसको जांडी बोलते हैं, दक्षिण हरियाणा वाले जानते होंगे जांडी क्या चीज होती है। भाई रोहतक सोनीपत ये वाले तो नहीं जानते होंगे, जांडी इन्होंने तो देखी नहीं होगी कभी बेचारे। ठीक है, ये जांडी खेजड़ी जांडी होती है। और राजस्थान का जो राष्ट्रीय राज्य पुष्प है ना, पुष्प, ये भी आप रोहिड़ा का फूल, रोहिड़ा का फूल, रोहिड़ा का फूल किसने देखा हुआ है? कमेंट करके बताओ भाई। इसको भी दक्षिण हरियाणा वाले भी जानते होंगे, ज्यादातर ये पेड़ होता नहीं है। किसने इसके फूलों के अंदर से ना रस पिया हुआ है? बचपन में मैंने तो पिया हुआ है भाई, चढ़ चढ़ के। रोहिड़ा के फूल में रस निकलता है, उस रस को किस किसने पिया हुआ है? कमेंट करके बताओ।
ठीक है दोस्तों, HSSC के जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक सेट होता है पूरा, और मैं है ना आपको अल्टरनेटिव डे है ना ऐसे ही सेट करवाता रहूंगा। और आप लोग है ना नीचे कमेंट करके मेरे को बताएं कि कैसा लगा आपको सेट, और कैसे लगी आज की एक्सप्लेनेशन, और कैसे लगे आज के क्वेश्चन, और क्या आपको सीखने को मिला, ये भी हमें मेरे को कमेंट करके आप बताएं। जय हिंद, तब तक के लिए, और घरों में खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। पेपर HSSC कभी भी ले सकती है। धन्यवाद।